जब शिप बंदरगाह से निकली तो कैप्टन को पता था कि जहाज में कुल 23 क्रू मेंबर हैं, लेकिन सफर के अगले ही दिन उन्होंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है और आसपास की चीजों की तस्वीरें ले रहा है। जांच करने पर पता चला कि यह व्यक्ति जहाज में एक पैसेंजर के तौर पर मौजूद है। उस व्यक्ति से मिलने के केवल 13 दिन बाद जब शिप समुद्र के बीचों बीच पहुंची, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह कंटेनर शिप फ्लेमिनिया थी। इस कहानी की शुरुआत आज से केवल 12 साल पहले 30 जून सन 2012 को हुई थी। यह अमेरिका के दक्षिण में स्थित न्यू ऑरलियंस पोर्ट है, जहां एक कंटेनर शिप फ्लेमिनिया पर कार्गो लोड किया जा रहा था। कार्गो में लगभग 3000 से अधिक कंटेनर्स थे। उस दिन मौसम अच्छा था और लोडिंग खत्म होने से पहले ही सूरज ढल चुका था। इन 3000 कंटेनर्स में लगभग सभी तरह के सामान लोड थे। यह जर्मन कंटेनर शिप लगभग 300 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी और यह करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम थी। शिप यहां से चार्ल्सटन के लिए निकलेगी, जो एक छोटा स्टॉप होगा और वह भी कुछ ही समय के लिए। जहाज की आखिरी मंजिल बेल्जियम के अंतवर्प बंदरगाह पर होगी। इस पूरे सफर में 23 क्रू मेंबर मौजूद रहेंगे। लोडिंग के समय सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे और लोडिंग पूरी होने में लगभग 12 घंटे लगे। इस तरह रात को करीब 3000 कंटेनर्स के साथ शिप पूरी तरह से लोडेड थी। लोडिंग के बाद सभी कंटेनर्स की जांच की गई। शिप का काम हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, खासकर लोडिंग के समय, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। सबसे ज्यादा ध्यान उन कार्गो पर दिया जाता है जिनमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इन कंटेनर्स की पहचान के लिए उन पर विशेष लेबल लगाई जाती थी। लोडिंग के बाद जांच का पूरा काम खत्म करने में पूरी रात लग गई। अंततः सवेरा हुआ, यानी आज 1 जुलाई 2012 की सुबह है। शिप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली और समुद्र में पहुंचकर ऑटो पायलट एक्टिवेट कर दिया गया। इस सफर को पूरा करने में लगभग 15 दिन लगेंगे, जबकि जहाज 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करेगा। 23 ऑफिसर्स और क्रू के अलावा एक अतिरिक्त यात्री भी था। वैसे शिप के माध्यम से यात्रा करना आसान नहीं है और न ही सबसे सही तरीका है। इससे अच्छा तो होगा कि आप प्लेन से जाएं, क्योंकि प्लेन के मुकाबले शिप की यात्रा में अधिक समय लगता है। लेकिन जोनी रोसेन नाम का व्यक्ति प्लेन का आसान रास्ता छोड़कर शिप का रास्ता चुना। उसकी नजर में यह सफर भले ही बोरिंग था, लेकिन इसमें कुछ रोमांच भी था। उसके पास यूरोप का टिकट था, इसलिए उसे आसानी से यात्रा की अनुमति मिल गई। अगले दिन 1 जुलाई को शिप चार्ल्सटन पहुंची, जहां कुछ कंटेनर्स उतारे गए और कुछ नए कंटेनर्स लोड किए गए। लोडिंग पूरी होने के बाद शिप वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। बंदरगाह से निकलने के बाद से ही जोनी ने कई तस्वीरें ली। इसके बाद का सफर बिल्कुल सामान्य था और चीजें प्लान के अनुसार चलती रहीं। 2 दिन से 3 दिन, फिर 3 से 4 दिन। आखिरकार 13 दिनों के बाद शिप समुद्र के बीच अटलांटिक महासागर का आधा से ज्यादा सफर तय कर चुकी थी। अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 14 जुलाई 2012 को शिप के सेंसर ने कुछ समस्याओं का संकेत दिया। ध्यान देने पर कैप्टन को पता चला कि कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकल रहा है। धुआं आने का मतलब था कि किसी कंटेनर में आग लगी होगी। कार्गो होल्ड नंबर 4 में लगभग 262 कंटेनर्स थे और यह पता लगाना मुश्किल था कि धुआं किस कंटेनर से आ रहा है। वह पूरा कार्गो होल्ड लगभग 9 मीटर ऊंचा और 14 मीटर चौड़ा था। कैप्टन ने तुरंत शिप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और क्रू को मास्टर स्टेशन पर इमरजेंसी की सूचना दी। फायर फाइटर्स को जैसे ही अलार्म मिला, वे तुरंत अपने अपने काम में जुट गए। अभी तक सिर्फ धुआं ही दिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन को आशंका थी कि आग कभी भी भड़क सकती है। उस समय शिप की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वे जानते थे कि यदि जहाज इसी स्पीड से चलता रहा तो तेज हवाओं की वजह से आग जल्दी ही बाकी कंटेनर्स में फैल सकती है। इसलिए समझदारी इसी में थी कि स्पीड कम की जाए। फायर फाइटर्स कार्गो होल्ड नंबर 4 के पास जाने से पहले फायर सूट और आग बुझाने वाले यंत्र साथ लेकर गए।
जबकि अन्य लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाने के लिए भेजे गए। वैसे आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कार्गो में पहले से ही गैस छोड़ने के लिए एक सुराख था। कार्गो होल्ड नंबर 4 में 262 कंटेनर रखे हुए थे, जिनमें अलग अलग तरह की चीजें थीं। मसाले, नारियल, फर्नीचर, बिल्ली का कूड़ा, कपास और कई अजीब अजीब सी वस्तुएं। इसके साथ ही लगभग 100 कंटेनर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और खतरनाक केमिकल्स भरे हुए थे। इतने सारे सामान को देखकर हर किसी के मन में सवाल उठता है, क्या अलग अलग कंटेनरों में रखे सामान आपस में किसी तरह का केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जिससे इतना बड़ा धमाका हो जाए? अधिकतर सामान ऐसे थे जिनसे किसी तरह का रिएक्शन संभव नहीं था, लेकिन 90 कंटेनर पीवीसी पाउडर से भरे हुए थे। पीवीसी एक आम मटेरियल है जो क्रेडिट कार्ड से लेकर कपड़ों तक हर चीज में इस्तेमाल होता है, परंतु पीवीसी पाउडर गर्म होने पर खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि यह स्टील से रिएक्ट कर आसानी से हाइड्रोजन गैस बना सकता है, जो कि एक विस्फोटक गैस होती है और सफेद भूरे रंग का धुआं भी उत्पन्न कर सकती है। लेकिन पीवीसी से धमाका तभी होगा जब उसे गर्म किया जाए, क्योंकि यह खुद से गर्म नहीं हो सकता। सवाल था, आखिर पीवीसी को गर्म किसने किया? क्या इसमें किसी की साजिश थी या फिर कोई और कारण? इसका जवाब था पास के 3 कंटेनरों में रखे केमिकल डीवीबी। यह एक रिएक्टिव केमिकल होता है जो चिपकाने वाले पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है और खुद से अत्यधिक गर्मी पैदा कर सकता है। जब कैप्टन को धुएं का पता चला, तब तक डीवीबी कंटेनर से पाइप के जरिए बाहर निकल रहा था। डीवीबी ट्रांसपोर्ट के दौरान केमिकल स्टेबलाइजर के साथ मिलाया जाता है ताकि यह रिएक्शन न करे और गर्म भी न हो। सामान्य स्थिति में यह स्टेबलाइजर 60 दिनों तक काम करता है, लेकिन यहां स्टेबलाइजर ने केवल 13 दिनों में ही काम करना बंद कर दिया, जिसका कारण था कंटेनरों को पहले बंदरगाह पर लंबे समय तक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाना। जांच में पता चला कि यदि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो 60 दिनों तक चलने वाला स्टेबलाइजर केवल 30 दिन ही काम करेगा। डीवीबी का तापमान बढ़ते बढ़ते 189 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे स्टेबलाइजर पूरी तरह खत्म हो गया। तापमान बढ़ता गया और पूरे कार्गो होल्ड में दबाव बढ़ने लगा, जैसे कि यह एक प्रेशर कुकर बन गया हो। अब वहां मौजूद पीवीसी कंटेनरों में से हाइड्रोजन गैस बनने लगी। अलार्म बजते ही कैप्टन और क्रू सिचुएशन को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने देरी किए बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से यह इंजन रूम में चली गई। इंजन रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वेंटिलेशन और बॉयलर बंद हो गए, जिससे मेन इंजन भी बंद हो गया। इस आपदा में कैप्टन ने सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाने पर ध्यान दिया और लाइफ बोट्स को पानी में उतारा। कुछ लोग फायर फाइटिंग के दौरान फंस गए थे। आग बुझाने पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह कैप्टन उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। अब तक आग डेक के चारों तरफ फैल चुकी थी। धमाके की वजह से जितने भी लोग जख्मी हुए थे, उनमें से जिन्हें सबसे कम चोटें आई थीं, वे होश में आने लगे। जो भी लोग सबसे पहले होश में आए, उन्होंने बाकी लोगों को भी जगाया। अब तक पीछे का रास्ता कंटेनर की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था। डेक पर गिरे हुए कंटेनर और धुएं के बीच ये लोग अकेले फंसे हुए थे। 4 लोगों को तो उसी समय ढूंढ लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता थे। बचे हुए लोगों ने कैप्टन से संपर्क किया और बताया कि हम में से कुछ लोग जीवित हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता हैं। हम चारों तरफ से धुएं और कंटेनरों से ढके हैं। किसी भी तरह हमें बाहर निकाला जाए। इस समय सभी क्रू के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे? क्या इसमें किसी की साजिश थी या फिर कोई और कारण था? इसका जवाब जानने के लिए हमें 13 दिन पीछे जाना होगा। कुछ क्रू का शक उस बंदे पर गया जो इस शिप में एक पैसेंजर के तौर पर था, पर सच्चाई कुछ और ही थी। धमाके का असली कारण क्या था, ये जानने के लिए हमें 13 दिन पीछे जाना होगा, उस समय जब बंदरगाह पर सारे कार्गो लोड किए जा रहे थे। धमाका कैसे हुआ, इसका कारण जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर फायर फाइटिंग सिस्टम फेल कैसे हुआ। इस घटना की जड़ें कार्गो होल्ड नंबर 4 से जुड़ी हुई थीं, जहां लगभग 262 कंटेनर रखे गए थे। इस होल्ड के कंटेनरों में अलग अलग चीजें रखी गई थीं। कुछ में मसाले,
कुछ में नारियल, फर्नीचर, बिल्ली का कूड़ा, कपास आदि। अजीब अजीब सी चीजें एक के बाद एक रखी गई थीं। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और खतरनाक केमिकल से भरे 100 से अधिक कंटेनर भी थे। इन सारे सामान को एक साथ देखकर सभी के मन में एक ही सवाल आया कि क्या अलग अलग कंटेनरों में रखी चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर किसी तरह का केमिकल रिएक्शन कर सकती हैं, जिससे इतना बड़ा धमाका हो सके। ज्यादातर सामान ऐसे थे जिनसे किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन 90 कंटेनर ऐसे थे जो पीवीसी पाउडर से भरे थे। पीवीसी एक आम मटेरियल है जिसका उपयोग क्रेडिट कार्ड से लेकर कपड़ों तक हर चीज में होता है। वास्तव में पीवीसी पाउडर गर्म होने पर एक खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि यह स्टील से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना सकता है। जैसा कि हमें पता है, हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस होती है जो आसानी से सफेद भूरे रंग का धुआं पैदा कर सकती है। पर यहां एक छोटा सा ट्विस्ट था। पीवीसी से धमाका तभी होगा जब उसे गर्म किया जाए, क्योंकि वह खुद से कभी गर्म नहीं हो सकता। अगला सवाल यही था कि आखिर पीवीसी को गर्म किसने किया? क्या इसमें किसी की साजिश थी या फिर कोई और कारण था? इसका जवाब पास के 3 कंटेनरों में था, जिनमें रखा गया था डिवाइनलू-बी। यह एक चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। डीवीवी एक तरह का रिएक्टिव केमिकल है जो खुद से बहुत अधिक गर्मी पैदा कर सकता है। कैप्टन को जब धुएं का पता चला, उससे पहले ही पाइप की मदद से कंटेनर से डीवीवी बाहर निकल रहा था। डीवीवी इतना खतरनाक केमिकल है कि इसे ट्रांसपोर्ट के समय एक केमिकल स्टेबलाइजर के साथ मिलाया जाता है ताकि यह किसी तरह से रिएक्ट न करे या गर्म न हो। सामान्य परिस्थितियों में यह स्टेबलाइजर लगभग 60 दिनों तक काम करता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो केमिकल स्टेबलाइजर 60 दिनों तक काम करने वाला था, उसमें रखा डीवीवी 13 दिन बाद ही रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर चुका था। जांच में पता चला कि डीवीवी के 3 कंटेनर लोड किए जाने से पहले 10 दिन तक बंदरगाह पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के संपर्क में रहे थे। यदि डीवीवी का तापमान 27 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए तो स्टेबलाइजर 30 दिन तक ही काम करता है। यह तापमान 180 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद डीवीवी में रिएक्शन जारी रहा। इस रिएक्शन के कारण पूरी होल्ड का तापमान बढ़ता गया और 90 पीवीसी कंटेनरों में हाइड्रोजन गैस बनने लगी। कैप्टन ने तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कार्गो होल्ड के लिए यह सिस्टम गलत कनेक्शन की वजह से इंजन रूम में चला गया। इंजन रूम में वेंटिलेशन और बॉयलर बंद हो गया। अब तक जो भी गलतियां हुई, कैप्टन ने उन्हें भूलकर सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाने पर ध्यान दिया। के लिए जो फायर फाइटर्स गए थे वे अभी भी फंसे थे, पर जो आग से दूर थे वे सबसे पहले लाइफ बोट से नीचे उतरने लगे। कैप्टन को फायर फाइटर्स से जवाब मिला कि जितने भी लोग जीवित हैं सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। सभी को एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतारा गया, पर धमाके की वजह से 4 लोग लापता रहे। लगभग 10 बजे 7 मिनट पर कोस्ट गार्ड को एक इमरजेंसी सिग्नल मिला। एक जर्मन ऑयल टैंकर घटना स्थल पर पहुंचा और लाइफ बोट में सवार लोगों को शिप पर लिया। उनमें से एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह जल चुका था कि इलाज न मिलने पर उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इस तरह कंटेनर शिप फ्लेमिनिया में लगभग 4 लोग मारे गए थे। आग पर काबू पाने में कई दिन लगे। इस घटना के बाद रूल्स में बदलाव किए गए ताकि कोई भी कंटेनर जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल हो, उस पर एक अलग बैज लगाया जाए और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके।